हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं देव प्रकाश मंडल। हम क्लास 12 के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर है वंशागति के आंतरिक आधार का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हमारा जो टॉपिक होगी और टॉपिक है चार ग्राफ के नियम। ठीक है, तो चार ग्राफ ने क्या किया था ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चार ग्राफ के नियम। एरविन चार ग्राफ ने एरविन चार ग्राफ के नियम। ठीक है, हम अभी इसी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एरविन चार ग्राफ क्या किया था कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं एडेनिन, थाइमिन और क्या, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, तो ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन दो प्रकार के बेस से बने होते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि दो प्रकार के बेस से बने होते हैं। तो एक होता है एडेनिन और गुआनिन। कौन से बेस का होता है, प्यूरिन बेस का। ठीक है, और साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये किस बेस के होते हैं, पायरीमाइडिन बेस के होते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन बेस और पायरीमाइडिन बेस का होता है। अब यहाँ पे ये जो एरविन चार ग्राफ है ये क्या किए थे 1950 में। एरविन चार ग्राफ ने 1950 में नाइट्रोजन बेस डीएनए में पाए गए, डीएनए में पाए गए नाइट्रोजन बेस का अध्ययन करके यह बताया कि डीएनए में जो उपस्थित नाइट्रोजन बेस है, बेस में प्यूरिन बेस और पायरीमाइडिन बेस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में जो उपस्थित नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन बेस, एक होता है प्यूरिन बेस और दूसरा होता है पायरीमाइडिन बेस। तो पायरीमाइडिन बेस जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पायरीमाइडिन और प्यूरिन बेस हमने आपको बता दिया। एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन बेस है। साइटोसिन, थाइमिन क्या है, डीएनए में पाए गए साइटोसिन और थाइमिन है। तो ये बेस क्या होते हैं, पायरीमाइडिन बेस होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये देखना है कि एडेनिन और गुआनिन यानी ए, इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस जी इक्वल साइटोसिन सी प्लस टी। ठीक है, तो ए एडेनिन,
गुआनिन इक्वल साइटोसिन थाइमिन। ठीक है, किसने बताया था? तो इरविन चारग्राफ ने 1950 में नाइट्रोजन बेस का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने बताया कि एडेनिन और गुआनिन जो है वह प्यूरिन बेस का है। प्यूरिन बेस और पायरिमिडिन बेस जो होते हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी का फिर दूसरा क्या टॉपिक है, इरविन चारग्राफ के द्वारा ही ये बताया जाता है कि ये दोनों का जो रेशियो होता है, ये दोनों का फिर रेशियो क्या होता है, ये दोनों का रेशियो A प्लस G बाई C प्लस T, दोनों का रेशियो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि AT और CG दोनों का रेशियो क्या होता है? बराबर 1 होते हैं। Ag यानी एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन बेस का जब उसने अध्ययन किया तो प्यूरिन बेस और पायरिमिडिन बेस का जो अनुपात होता है वह 1 होता है। ठीक है, तो पायरिमिडिन बेस और प्यूरिन बेस दोनों का अनुपात क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा कि 1 किसका अनुपात होता है? तो पायरिमिडिन बेस और प्यूरिन बेस का अनुपात 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ नहीं आए तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 10 न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो दूरी होगी वह कितना होगा हमने आपको बता दिया था। तो उसमें बताए थे आपको कि 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि Ag और जो 10 न्यूक्लियोटाइड है, मान लेते हैं ये 10 न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए में, एक क्वेश्चन है कि डीएनए में 2000 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें एडेनिन एडेनिन 400 है। एडेनिन कितना है? 400 है। तो साइटोसिन की मात्रा बताएं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है डीएनए में 2000 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें एडेनिन 400 है, तो साइटोसिन की मात्रा बताएं। तो साइटोसिन की मात्रा हमको अब बताना है कि साइटोसिन कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो साइटोसिन कितने हो जाएंगे ये देखना है। डीएनए में 2000 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें एडेनिन की जो न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजन बेस है वो 400 है, तो साइटोसिन की मात्रा बताना है हमको। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिएगा कि एडेनिन जो है, एडेनिन और कौन है? गुआनिन है, तो प्यूरिन बेस है वो। ठीक है, तो प्यूरिन बेस में क्या हो जाएगा? 2 है, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने का है? एडेनिन और थाइमिन कितने का बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमिन की संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जब इसका हम हल करते हैं तो देख पाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण टाइड की संख्या 2000। ठीक है,
अब यहां पे एडेनिन की संख्या निकालना है, तो एडेनिन की संख्या है हमारे पास 400। एडेनिन और थाइमिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो थाइमिन की संख्या कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देना है, तो यहां हो जाएगा 800। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन कितने आ गए, 800 आ गए। टोटल कितना है, 2000 है। फिर क्या करना है, 2000 पे, यानी कि अब हम जो निकालेंगे वो साइटोसिन और गुआनिन का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ 2000 पे हम ये 800 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आ जाएगा हमारे पास 0021, यानी 1200। जब एडेनिन साइटोसिन हमको बताना है, तो हम यहां देखिए, एक होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 है, जिसमें से हमने थाइमिन का निकाल लिया और एडेनिन का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना किसका है, गुआनिन का और साइटोसिन का। तो यहां से 2 आ जाते हैं और यहां से 2 आ जाते हैं, तो 2 का तो हमने पहले निकाल लिया था। अब जो भी न्यूक्लियोटाइड बचा, यानी 2000 में हमने 800 को माइनस किया तो 1200 बचा। इस 1200 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब यहां लिखना है गुआनिन इक्वल 600 और साइटोसिन इक्वल 600। तो हमको साइटोसिन दर्शाना है कि साइटोसिन की मात्रा बताएं, तो साइटोसिन में न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन की जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने हैं, 600 है। ठीक है, अगर पूछ ले गुआनिन की संख्या कितनी है तो 600 है। अगर ऐसा भी पूछ ले कि थाइमिन की कितनी है तो 400 है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन बराबर होते हैं और थाइमिन और एडेनिन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है, यहां तक तो आपने समझ गए कि प्यूरिन बेस और पेरिमिडिन बेस जो होते हैं, पेरिमिडिन बेस का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब आएंगे डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या है, चलिए, तो डीनेचुरेशन और एक आता है आपका रीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन पे देखना है, फोकस करना है कि डीनेचुरेशन है क्या और रीनेचुरेशन है क्या। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में क्या होता है और रीनेचुरेशन में क्या होता है, ये जान लेना है कि डीनेचुरेशन है क्या और रीनेचुरेशन है क्या। ठीक है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन पे क्या होता है कि डीएनए को जब डीएनए को गर्म किया जाता है तो डीएनए में उपस्थित
हाइड्रोजन बॉन्ड क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ए और टी, सी और जी, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। जब डीएनए को गर्म करते हैं, गर्म किया गया, तो ये जो सी और जी, ए और टी का हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, और यहां का हेलिक्स और यहां का हेलिक्स क्या हो जाता है, स्ट्रैंड्स अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। जो ऐसे रहते हैं ना, तो ये अलग ये अलग, जब टूट जाएंगे तो उसके बीच कोई जॉइंट नहीं होगा, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये डीएनए को फिर से, यानी कि रीनेचुरेशन भी क्या होता है, गर्म हुआ डीएनए, गर्म किया गया डीएनए, गर्म किया गया डीएनए को जब ठंडा किया जाता है, तो पुनः दोनों स्ट्रैंड्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो टूटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड पुनः जुड़ जाते हैं। तो ए और टी, सी और जी, यहां ट्रिपल था, यहां पे डबल था। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो क्रैक हुआ था, इस टाइप से क्रैक हुआ था, ये दोनों फिर क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोनों फिर स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाते हैं। ठीक, तो ये है आपका डीनेचुरेशन का। जब डीएनए को गर्म किया जाता है तो डीएनए में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड क्रैक हो जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड क्रैक हो जाते हैं, और ये जो स्ट्रैंड्स है, ये स्ट्रैंड्स दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। फिर से ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों, जब इसी प्रकार के डीएनए को गर्म किया गया डीएनए को जब ठंडा किया जाता है, तो टूटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड पुनः जुड़ जाते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन, यहां पे देखिए ये मोटे मोटे अक्षर पे हमने रखा है, ये वाला, ये जुटा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्रैक है और यहां पे जुटा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को पुनः जोड़ देते हैं, यही है रीनेचुरेशन, और एक है डीनेचुरेशन। ठीक है, तो एक होता है विकृतीकरण और एक होता है पुनः आकृतीकरण। डीनेचुरेशन का होता है विकृतीकरण, और इसका होता है पुनः आकृतीकरण। ठीक है, बस ये है आपका डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का टॉपिक। ठीक है, अब जानना है कि डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक लेनर डीएनए और एक सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो डीएनए नेक्स्ट टॉपिक आएगा लेनर डीएनए,
डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेनर डीएनए और दूसरा होता है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो लेनर डीएनए क्या है? जो रेखाकार डीएनए है, ये वाले रेखाकार लेनर डीएनए यानी रेखाकार डीएनए, रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, तो लेनर डीएनए इस टाइप की लाइनर डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए किसमें पाए जाते हैं, यह डीएनए कहां कहां पाए जाते हैं ये देखना है। ठीक है, लाइनर डीएनए का डिफिनेशन लिख लीजिए। इस तरह के डीएनए, इस तरह के डीएनए के अंतिम छोर स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे अलग है ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसी तरह से लाइनर डीएनए का, इस तरह के डीएनए में क्या होता है, अंतिम छोर जो है ये वाला फ्री एंड जो बोले थे, तो फ्री एंड क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। ठीक है, यह इस प्रकार के डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए कहलाता है। ठीक है, अब एक डीएनए है आपका वृत्ताकार डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए क्या है, इस तरह के डीएनए का अंतिम छोर एक दूसरे से मिला हुआ होता है। ठीक है, तो डीएनए का अंतिम छोर एक दूसरे से क्या होता है, मिला हुआ रहता है। जैसे देखिएगा, ठीक है, इस टाइप के डीएनए इस टाइप के डीएनए जो होते हैं, यहां देखिए इसका कहीं भी छोर अलग नहीं है एक दूसरे से, सबसे क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही है, इस तरह के डीएनए का अंतिम छोर एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। ठीक है, अब इसमें आता क्या है, यह डीएनए जो होते हैं, यह डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इस प्रकार के डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में
पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और न्यूक्लियस नहीं होते तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में इस प्रकार का क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन किंतु है कुछ, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिक लवक में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में भी इस प्रकार के वृत्ताकार सेल, वृत्ताकार जो है डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंट कर दे, डीएनए आरएनए में डिफरेंट। डीएनए और आरएनए में डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अभी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक डीएनए एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए। एक है यूकैरियोटिक डीएनए और दूसरा है प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, तो यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, ये डीएनए जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल वाले प्राणी में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है, ये सारे में यूकैरियोटिक डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए जो होते हैं इसमें अभी अभी हमने बताया इसके पहले कि इसमें लाइनर डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए पाए जाते हैं, इसमें क्या है, सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, परंतु यहां ध्यान रहे, परंतु सर्कुलर डीएनए यूकैरियोटिक के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं।
ठीक है। इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन पाए जाते हैं। हिस्टोन नहीं पाए जाते। लाइनर डीएनए है और सर्कुलर डीएनए। ठीक है। इस प्रकार के डीएनए जो होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए, यह डीएनए न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्या प्लास्टिड में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। आरए साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें तीन अंतर हमने आपको बता दिया कि यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या करते हैं। तो लाइनर यूकैरियोटिक डीएनए किस प्रकार के होते हैं? तो लाइनर डीएनए पाए जाते हैं, लाइनर टाइप के होते हैं, और ये सर्कुलर डीएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक में। परंतु सर्कुलर डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सर्कुलर डीएनए जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन उठता है कि सर्कुलर डीएनए और किस में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाया जाता है। याद रखिएगा, हिस्टोन से नहीं बने होते, ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं कौन? यूकैरियोटिक डीएनए, और साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। ठीक है। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। अब यहां ध्यान से सुन लीजिए कि ये कोडिंग है और एक है नॉन कोडिंग। ठीक है। तो कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए, तो ध्यान में ये रखिएगा कि डीएनए क्या बनाते हैं? डीएनए एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए के बाद ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है। ठीक है। तो एमआरएनए बनाने की विधि को, जो एमआरएनए बनाता है उसमें कौन चीज उपस्थित होते हैं जो एमआरएनए बनाता है? ठीक है। ये फैक्ट है
कोडिंग का। तो यहां कोडिंग का डिफिनेशन हो जाएगा डीएनए से आरएनए बनने के क्रिया को एक्सॉन कोडिंग कहा जाता है। एक्सॉन या कोडिंग कहते हैं, ठीक है। और नन कोडिंग नन कोडिंग जो है क्या है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को एक्सॉन कहते हैं, और नन कोडिंग है डीएनए से, नन कोडिंग की क्रिया जो होती है वो है डीएनए से आरएनए बनने में जो डीएनए का भाग कार्य करता है, बनने में जो डीएनए का भाग कार्य करता है वह एक्सॉन या कोडिंग कहलाता है। सेम इसी का उल्टा है, डीएनए से आरएनए बनने में जो डीएनए का भाग कार्य नहीं करता है वह इंट्रॉन कहलाता है, इंट्रॉन या नन कोडिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन नन कोडिंग है और कौन कोडिंग है। मान लेते हैं ये एक्सॉन है जो एमआरएनए बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, ठीक है। इस तरह से होते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने में जो होती है ये वाले क्या होते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। जब ये अनुपस्थित हो जाता है तो क्या होता है, अनुपस्थित जब हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, इंट्रॉन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो वह क्या कहलाता है, इंट्रॉन के खत्म होने के विधि को क्या कहते हैं। तो इंट्रॉन जब निकल जाता है और क्या जुड़ जाते हैं, एक्सॉन आपस में जब जुड़ जाता है उसको स्प्लाइसिंग क्रिया कहा जाता है। ये हो गया इंट्रॉन के हटने के बाद इंट्रॉन खत्म हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट है जो एमआरएनए बना सकता है, और ये जो है क्या करते हैं, एक्सॉन है ये, जब ये हट जाते हैं स्प्लाइसिंग क्रिया के दौरान तो एक्सॉन क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है।
और आपस में जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं, mRNA बनाता है और वह क्रिया स्प्लाइसिंग की क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग की क्रिया करते हैं और आरएनए का निर्माण कर लेता है। ये क्रिया से क्या बन जाता है, एक संपूर्ण डीएनए बन जाता है, पूर्ण रूप से एक्सॉन का डीएनए बन जाता है और ये क्या करते हैं, आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो पूर्ण डीएनए बनने के बाद ये आरएनए का निर्माण करता है। तो इंट्रॉन के हटने की विधि को क्या कहा जाता है, स्प्लाइसिंग। ठीक है, याद रखिएगा स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं, तो इंट्रॉन, डीएनए में इंट्रॉन के हटने की विधि को स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये तो सारे चीज तो आपने अध्ययन कर लिया। अब अध्ययन करना है कि जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम जो होती है, वह क्रोमोसोम में प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। हमने बताया था कि प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये है, हमने पहले भी बताया था आपको कि ये क्रिया जो होती है ठीक है, तो यहां पे जो धागे के समान रचना है, एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो क्रोमोसोम किस किस चीज से बना होता है, डीएनए और क्या, प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से जुड़ के क्रोमोसोम बनते हैं। अब डीएनए तो आपने देख लिया कि ये धागे के समान रचना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको कटिंग करके देखेंगे कि प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी हमने बताया था कि प्रोटीन जो होती है वह प्रोटीन कौन सी होती है, तो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो है कितने टाइप के होते हैं, तो हमने बताया था 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, हमने ये भी बता दिया था कि H2A, H2B, H3 और H4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, इस डीएनए में, यानी गुणसूत्र में जो डीएनए है, डीएनए में कहीं तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। तो वह हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, इसका ही हम रचना करेंगे कि देखना है कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वह कहाँ पाया जाता है, ये देखिएगा। हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं इस टाइप के डीएनए होती है। ठीक है, तो ये डीएनए जो होते हैं इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो पाया जाएगा वह कैसे पाया जाएगा, तो एक H2A, ये हो गया H2A, फिर ये एक H2B, फिर ये एक H3 और ये एक H4। ठीक है,
अब इसमें 3 डायमेंशनल होने के कारण इसमें क्या होता है, ये एक लेयर बनाते हैं इसके पीछे, ठीक है, ये फिर इसके पीछे, ये इसके पीछे, इस टाइप से जो है ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं डीएनए इसका। अब ये कैसे लपेटा रहता है, इस टाइप से गया, यहां से ये प्रवेश किया इसमें और इससे बाहर से निकला ऐसे, और ये पुनः यहां से निकला और ये ऐसे करके ऐसे आए, फिर ये ऐसे करते हुए ऐसे गए, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है ऐसे है, H2A, इसको कैसे घेरे रहते हैं, इस टाइप से घेर के रखता है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए कैसे घेरे रहते हैं, इस टाइप से घेरे रहते हैं, ऐसे आया यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर कुछ दूरी में फिर से एक हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप पाया जाएगा, फिर कुछ दूरी में हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ कितने अणु हैं हिस्टोन प्रोटीन के, 8 अणु हैं। हिस्टोन प्रोटीन के कितने अणु हैं, उसमें 8 अणु हैं, ठीक है। तो 8 अणु जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु को डीएनए क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु, यहां एक अणु ये, एक अणु ये, तो 1 2 1 2 1 2 4 हो गया, 4 का 8 अणु को डीएनए लपेट कर रखता है, उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु को डीएनए जब लपेट के रखता है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से न्यूक्लियोसोम को रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है ये देख लीजिए। डिफरेंट बिटवीन RNA and DNA। DNA हो गया, RNA हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये, आरएनए राइबोज शुगर है। हमने डीऑक्सी राइबोज शुगर का फिगर स्ट्रक्चर बताया था जिसमें हाइड्रोक्साइड का ग्रुप इसमें क्या है, डबल है, इसमें सिंगल है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज शुगर और एक होते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में डबल हाइड्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और डीऑक्सी राइबोज में सिंगल पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में
एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इसमें सारा आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में AT, A, G, A के बाद जो T है थाइमिन की जगह यूरासिल, ठीक है, AUGC पाए जाते हैं। यानी कि थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है, ठीक है, किसमें? आरएनए में, ठीक है। आरएनए जो होती है, आरएनए किसमें पाया जाता है? आरएनए साइटोप्लाज्म में, और डीएनए जो है किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड में पाया जाता है, ठीक है। और आरएनए किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंट बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए का कुछ डिफरेंट है जिसमें हमने आपको बता दिया। अब ये जो है, यहां से ये क्वेश्चन उठता है कि बताइए आरएनए में थाइमिन के जगह आरएनए में किस नाइट्रोजन बेस का प्रयोग करते हैं? तो आप डिफरेंट देख लीजिएगा। इसके पहले हमने प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में भी बताया था, तो उसको भी देख लीजिएगा और बना सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु को डीएनए लपेट कर रखता है, उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के जो 8 अणु होते हैं, उस 8 अणु को जो डीएनए रैप्ड किए हुए रहते हैं, यानी लपेट के जो रखते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? ये आप हमारे ये क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये भी दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाए जाते हैं, वह डीएनए और यूकैरियोटिक कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, ये जानना है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।